हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्पित भट्ट। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी साइंस वन शॉट साइंस सीरीज को कंटिन्यू में रखते हुए क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे एटम्स ऑन मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम अभी तक ये जान चुके हैं कि मैटर क्या होता है, फिर उसमें प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। और इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली ये जानने वाले हैं कि मैटर, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करा था कि जो मैटर है वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। तो वो स्मॉल पार्टिकल्स कौन है, हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उनमें एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो और इसमें मैंने क्या करा है कि आपको फोर्थ चैप्टर में वैलेंसी का कॉन्सेप्ट ना पढ़ना पड़े, तो मैं थर्ड चैप्टर में ही आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए चलूंगा। तो इसी वजह से थर्ड चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में आ पाएगा, ताकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलें, ताकि एग्जाम के समय पे हमें रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू की कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर में ये बात करेंगे कि एक एटम होता क्या है, साइज क्या होता है एक एटम का, कॉन्सेप्ट क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, सिंबल्स ऑफ एटम के बारे में, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी के बारे में, और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि आयंस क्या है, और रिलेटिव एटॉमिक मास, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये हमारे इस चैप्टर के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट हैं। हम आज यहाँ तक पढ़ के चलेंगे, एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी तक। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 टुडे, what we are going to cover, and this is all about the part 2 that will be coming in the next day, I think। ठीक है, मैं आपको कल को ये वाला आज मैं पार्ट 1 अपलोड कर रहा हूँ, कल को मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा बिना किसी देरी के। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एटम क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक बात बोली थी कि मैटर जो है, मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, और यही पार्टिकल्स जो हैं ये एटम है। अब मैं आपको चाहता हूं ना कि आप एटम को पता है कैसे विजुअलाइज करो। अभी स्फेरिकल, आप एटम को एक स्फेरिकल गोले टाइप का विजुअलाइज करो। मान लो अभी आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, लेट सपोज ये आपका फोन है। ये फोन ना इस टाइप के बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, जिनको हम एटम कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो फोन है ना, ये जैसे ये आपका फोन है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, जिनको हम क्या कहते थे, एटम कह देते हैं। तो एटम की डेफिनेशन क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट in which a substance can be divided and all the things are made from small particles called atoms। हर चीज एटम से मिलके बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट जरूर आना चाहिए कि, और या फिर आ सकता है कि सेल, हमने बायोलॉजी में ये पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। ठीक है, आप बायो में क्या पढ़ के आए हो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। पता है ये जो सेल होता है ना, इस सेल के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। इस सेल के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आप लोगों को कि अगर आप मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम को एक साथ स्टैक करेंगे ना, तो उनकी जो विड्थ होगी, जो उनकी हाइट होगी ना, वो एक पतली पेपर की शीट से भी कम होगी। आप समझ सकते हैं कि एटम कितने छोटे होते हैं इससे। और ये बात, गाइज, ये वाली बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप सब कुछ समझ जाओगे। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं। देखो पहले पहले ना, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो हमारे जॉन डाल्टन अंकल थे, जेडी अंकल थे जो, ठीक है, जो जॉन डाल्टन है, उनके टाइम तक पता है क्या था कि नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। ठीक है, नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। जॉन डल्टन एक बहुत परमानेंट, मतलब एक बहुत प्रेवलेंट साइंटिस्ट है। ठीक है, जिन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरीज दी थी एटम को लेके। इनके टाइम तक ये माना जाता था कि एटम से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि एटम है बस एटम है। एटम के अंदर क्या है लोगों को ये बात नहीं पता थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को सब कॉन्सेप्ट पता चला सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। ठीक है, अब मैं आपको साइज वाली बात कर रहा था, तो ये देख लो। पहले हम
इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो, तो जो एटम का साइज है ना, ये मेजर होता है एटॉमिक रेडियस में। अब मैंने आपको पता है एक बात बोली थी, याद करो कि आप एटम को एक गोले टाइप का विजुलाइज करो, सर्कुलर फॉर्म में विजुलाइज करो। ये सर्कल है, तो सर्कल में क्या होता है, रेडियस होती है ना, आपको रेडियस से ही तो पता चलता है। तो ये एटम की जो रेडियस होती है, इसको हम कह देते हैं एटॉमिक रेडियस। और ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये जो हमारी एटॉमिक रेडियस है, इसको पता है नैनोमीटर में नापते हैं। और 1 नैनोमीटर आपका बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के। अब इसको आप कंपेयर करो कि एक आंट का साइज 10⁻⁻² मीटर होता है, 10⁻⁻² मीटर। अब आप ये समझो कि एक चींटी कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, उसका साइज 10⁻⁻² है। फिर ये तो -9 है, -2 और -9। तो आप सोचो कि एटम कितना छोटा है, एटम कितना छोटा पार्टिकल है। अब उसमें भी हाइड्रोजन का एटम देखो, 10⁻⁻10 पे गई है यहाँ पे पावर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे 10⁻⁻10 में गई है, ये वाली पावर देखो ये। और यहाँ पे 10⁻⁻9 है, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ग्रेन ऑफ सैंड है, आंट का साइज क्या होता है और वाटरमेलन का साइज क्या होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको बताना पसंद करूंगा। तो देखो, जो एटॉमिक रेडियस होती है, वो एक तो नैनोमीटर में मेजर होती है। इसके अलावा वो हमारी जिस क्वांटिटी में मेजर होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनमें हमारी क्या हो, एटॉमिक रेडियस मेंशन हो। ठीक है, मेजर भी हो सकती है बहुत सारी। ठीक है, और हाँ, ये देखो, एक और क्वांटिटी जो होती है वो होती है ये, इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉन्ग। एटॉमिक रेडियस को आप एंगस्ट्रॉन्ग में भी मेजर कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि ये नैनोमीटर से भी छोटी यूनिट है। ठीक है, ये एडिशनल फैक्ट था, याद रखना है तो आप रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब हम अपनी बातों पर वापस आते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखो, हम जॉन डेल्टन साइंटिस्ट को बुलाएंगे जेडी अंकल। जेडी अंकल के टाइम तक ये माना जाता था कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते हैं। जॉन डेल्टन सर के वहां तक माना जाता था कि कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि मैं आपको नाम बताते हुए चलता हूँ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए क्रेडिट दिया जाता है जेम्स चैडविक को। इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जाता है जे थॉमसन को। और प्रोटॉन के लिए बोला जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड सर को। ठीक है, ये इनके साइंटिस्ट हैं। अब आपको पता है कि जे जे थॉमसन रदरफोर्ड के टीचर थे। ठीक है, और इसी टाइप से मतलब इनके बीच में स्टूडेंट टीचर टाइप का रिलेशन था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से जो आपको जो ट्रिक बनानी है। ठीक है, जब तक इन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट नहीं करे किस चीज की डिस्कवरी के लिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, ऐसा माना जाता था कि एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन फिर जब रदरफोर्ड ने प्रोटॉन, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर करा, तब लोगों को पता चला कि ओ, इससे छोटा भी कुछ होता है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कि ये क्या चीज है, क्या होते हैं ये तीनों टाइप के पार्टिकल, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं। अब आप एटम को ऐसे विजुअलाइज करो पहले। ठीक है, अब मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एक एटम में देखो, बिना चार्ज के ना वो चल नहीं सकता। जब तक उसमें चार्ज नहीं आएगा वो चलेगा नहीं। ठीक है, वो मूव नहीं करेगा। तो क्या होता है, जैसे हम में भी बहुत सारे चार्जेस हैं, हम NaCl लेते हैं। ठीक है, उसमें प्लस माइनस इस टाइप के चार्जेस रहते हैं। तो देखो, प्रोटॉन किन टाइप के पार्टिकल्स को कहते हैं, प्रोटॉन वो पार्टिकल्स हैं जिनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है। और वहीं जो न्यूट्रॉन है उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब एक बात बताओ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो चलो समझ में आती है, न्यूट्रॉन क्यों चाहिए भैया एक एटम के अंदर। ठीक है, अभी हम इन्हीं सारे अच्छे क्वेश्चन से डील करेंगे। मैं आपको चाहता हूं आप एटम को इस तरीके से विजुअलाइज करो।
एक बीच में गोला है, इसको आप बोल दो न्यूक्लियस। जैसा सेल में होता है ना, सेल का सेंटर, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा है पॉजिटिव चार्ज और हमारा न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। इसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स हैं, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड कुछ ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, इसी के अराउंड कुछ ऑर्बिट है और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आपको इतनी पिक्चर एकदम अच्छे से इमेजिन करते हो चलना कि अगर आपको ये क्लियर हो गई ना, ये वाली पिक्चर क्लियर है, पूरा चैप्टर बहुत इजी है आपके लिए। और ये चैप्टर हमारी 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, 10th 11th 12th जो ये क्लासेस हैं, इनमें अगर आपको एटम का कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको बहुत टफनेस आएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हो चलना। देखो, अब ये न्यूक्लियस है, इसकी जो आउटर ऑर्बिट्स है, उसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है। इतनी बात क्लियर होगी। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये जिन क्लासेस में रिवॉल्व करता है, इनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स या फिर शेल ऑर्बिट, ये आपको पता है। अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे एक बात बोली है कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मैंने आपको ये बात बोली थी, राइट? एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैंने आपको अभी तक ये बात बोली है। अब ऐसा कैसे होता है, इससे मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस बात से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, मैं इससे क्या बात करना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। अभी हम आयंस की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने ये पहले चैप्टर पढ़ लिया, अभी आयंस का ख्याल अपने दिमाग से निकालो और ये समझो कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आयन तभी बनेगा जब रिएक्शन होती है, वरना कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब तक ये पता है कब तक है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब तक है जब तक वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड या फिर कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होगी। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। अब मुझे एक बात बताना, अगर सेंटर में प्रोटॉन ही प्रोटॉन रहेगा, अगर ये चीज समझो, न्यूक्लियस के अंदर मैंने तुमसे बोला कि प्रोटॉन होते हैं, अगर सेंटर में प्रोटॉन ही प्रोटॉन रहेगा, आपने एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या अप्लाई होगा बताऊं? यहाँ पे मैं आपको लिखता हूं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट ये है, सेम चार्जेस रेपेल ईच अदर। ये हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर न्यूक्लियस के अंदर देखो, ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन है ना, अगर तो ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से इनका बैलेंस करने के लिए इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकते? अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाएंगे आपस में तो चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि उससे वो एटम स्टेबल नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव जो पार्टिकल है वो नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा और इसीलिए वो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए न्यूट्रॉन जरूरी होता है। आई होप आप सभी को ये वाली बात और ये वाली बात और ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। तो चलो फटाफट अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने अपनी बुक में अभी तक आपने शायद इतनी साइंस आई थिंक आप लोगों ने पढ़ ली होगी कि क्या होता है। आप देखते हो कि इस टाइप की कुछ आपकी बुक में टेबल दे रखी है, उसमें दे रखा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इस टाइप के आप में वो 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 दे रखे हैं। तो ये अल्फाबेट्स की नीड क्या है? ये अल्फाबेट्स क्या है पता है तुम्हें? ये अल्फाबेट्स हैं सिंबल्स। यही अल्फाबेट्स हैं हमारे सिंबल्स। तो ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होंगे ना, आपको रिप्रेजेंटेशन में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि एटम के सिंबल्स की जरूरत क्या है या फिर एलिमेंट के सिंबल्स की जरूरत क्या है। तो देखो, सबसे पहले अगर तुम क्रेडिट दोगे कि ये सिंबल्स बनाने का आइडिया किस पे आया, देखो प्रॉब्लम क्या थी। अब साइंस में आपको ना सबसे पहले पता होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। साइंटिस्ट के पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है पता है? कि दे आर डिफिकल्टी
टू नोट रिएक्शंस, टू नोट रिएक्शन। ठीक है, मान लो मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ और मैं एज अ साइंटिस्ट या तुम एक साइंटिस्ट हो, तुम कोई रिएक्शन कर रहे हो, तुम एकदम से क्या कर रहे हो, कोई एकदम से सडन रिएक्शन हो रही है, तुमको फटाफट लिखना पड़ेगा ना। लेट सपोज हाइड्रोजन और वाटर के बीच में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रही है, सडन रिएक्शन है, तो आप क्या ऐसे लिखते बैठोगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा? और क्या ये बहुत इनकन्वीनियंट तरीका नहीं हो जाएगा? अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखना इतना इनकन्वीनियंट नहीं होगा कि मुझे पूरा पूरा वर्ड लिखना पड़ रहा है? ये क्या है? ये हमारा इनकन्वीनियंस है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये थी हमारी इनकन्वीनियंस। अब इसी को रिजॉल्व करने के लिए आइडिया दिया गया सिंबल्स का। तो सिंबल्स में सबसे पहले नाम आता है डेल्टन। ठीक है, जॉन डेल्टन मैंने बताया था, उन्होंने सबसे पहले केमिकल सिंबल दिए थे। अब उन्होंने जो केमिकल सिंबल दिए थे वो ये हैं, ये देखो, इस टाइप की ड्राइंग करी थी उन्होंने कि अगर, और इन सिंबल्स में क्या डिपिक्ट हो रहा था, वो एलिमेंट और उनका कोई भी एक जो पार्टिकल है वो इसमें अ, हो रहा था, डिपिक्ट कर रहे थे वो। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझो, इसके साथ प्रॉब्लम क्या आई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई रिएक्शन करवानी है, आप क्या ऐसे करोगे, ये गोला है, फिर इसमें क्या था, पॉइंट था, हाँ, फिर ऑक्सीजन के लिए क्या था, नहीं नहीं सिंपल गोला है, फिर इसका क्या बनेगा, फिर उसके लिए अलग ही गोला बनाओगे, तो गोले गोले करते रहोगे क्या यहाँ पे? नहीं ना। तो इसीलिए इनका ये जो आइडिया है ये थोड़ा सा फेल हो गया था। ठीक है, इनका ये वाला आइडिया क्या हो गया था, थोड़ा सा फेल हो गया था, क्योंकि ये बहुत, इनका भी देखो प्रॉब्लम वही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इनका भी तरीका इनकन्वीनियंट था। इसीलिए अब देखो, डाल्टन के बाद आए बर्जीलियस, और बर्जीलियस ने जो दिए हैं ना, आज तक वो सिंबल्स यूज हो रहे हैं, और इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से था मैं आपको ये बता देता हूँ। बिलीव मी, इसके बाद आपको जो केमिस्ट्री है वो उतनी इलॉजिकल नहीं लगेगी। जैसे अभी आपको लगता है ना कि यार हाइड्रोजन भी एच आता है, हीलियम में भी एच आता है, तो हाइड्रोजन को एच क्यों, हीलियम को एच ई क्यों? ठीक है, और ये सेकंड लेटर हमेशा इसमें क्यों होता है? तो देखो, बर्जीलियस ने कुछ बातें बोली थी। अब ये बिल्कुल एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर आप चाहो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप में चाह है कुछ एक्स्ट्रा जानने की, तो आप इसको डेफिनेटली पढ़ो। देखो, अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन छोड़ो, मैं किसी और एलिमेंट का एग्जांपल लेता हूँ जो बर्जीलियस ने बात बोली थी, हम पहले उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, बर्जीलियस के अनुसार हम प्रायोरिटी देंगे नॉन मेटल्स को। ठीक है, यहाँ पे ये है नॉन मेटल्स। ठीक है, हम प्रायोरिटी देंगे नॉन मेटल्स को। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो जैसे हाइड्रोजन है और मरकरी है, मरकरी का सिंबल भी तो Hg होता है ना। अब ये कहां से आया मैं अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सबर करो थोड़ा। मरकरी का सिंबल Hg होता है, हाइड्रोजन का H होता है, तो मरकरी क्या है, मेटल है, प्रायोरिटी किसको मिली, हाइड्रोजन को। यानी कि नॉन मेटल और मेटल में अगर फर्स्ट लेटर कॉमन है तो प्रायोरिटी मिलेगी नॉन मेटल को, और अगर नॉन मेटल में फर्स्ट लेटर कॉमन हो गया तो प्रायोरिटी उसे मिलेगी जो पहले डिस्कवर हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे आएंगे, हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है, हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे पहले आएंगे हमारे नॉन मेटल्स, और उसके बाद हम आएंगे हमारे मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, उसके बाद आएंगे हमारे मेटल और मेटलॉइड। अच्छा, इनके हिसाब से जो केमिकल सिंबल होगा वो दिया जाएगा उस केमिकल एलिमेंट के जो लेटर है उसके पहले अल्फाबेट और दूसरे अल्फाबेट से, या फिर अगर पहले अल्फाबेट में काम हो गया तो पहले अल्फाबेट से। जैसे यहाँ पे अब एग्जांपल देखो, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन और मरकरी का नाम ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन और मरकरी है, तो हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल क्या होगा, H, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो सबसे पहले आता है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हाइड्रोजन को मिलेगी, और मरकरी का क्या हो जाता है, Hg। ठीक है, अब ये Hg कहाँ से आया, इसको थोड़ा समझो, ये Hg कहाँ से आया। देखो, जो आप केमिकल सिंबल पढ़ रहे हो ये आप इंग्लिश नेम के नहीं पढ़ रहे हो। अब देखो, जो बर्जीलियस ने बोला था कि आप केमिकल सिंबल जो बोलोगे वो उसका फर्स्ट लेटर होगा, लेकिन उसके लैटिन नेम या फिर जो उसका ओरिजिन जहां पे हुआ है उस नेम का हो सकता है। अब ये कुछ बहुत
टेक्निकल बातें हैं, ये कुछ थोड़ी सी याद रखने वाली बातें हैं, आपको रखनी है आप रख सकते हो, नहीं तो आप नहीं रखना चाहो तो आप नहीं भी इन बातों को याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो बर्जीलियस ने, जैसे अब कुछ एलिमेंट के नाम होते हैं, जैसे आप मरकरी का पता है क्या नाम होता है? मरकरी को कहते हैं हाइड्रार्ड जाइरम, हाइड्रार्ड जाइरम। अब देखो साइंटिस्ट को ना हाइड्रा यहां तक के ना मिल गए होंगे, तभी एच को पकड़ा और जी को पकड़ने की जरूरत पड़ी। अब जैसे और अच्छा एग्जांपल लूं तो आप ये देख सकते हो कि टंगस्टन, टंगस्टन का क्या होता है? टंगस्टन का डब्ल्यू होता है सिंबल। तो टंगस्टन का जो जर्मन नेम है वो है वुल्फ्राम, और ये आया है वुल्फ्रामाइट। वुल्फ्रामाइट नाम का एक मिनरल होता है, उससे ये नाम आया है। जो ये टंगस्टन नाम है वुल्फ्रामाइट के नाम से आया है। तो इसी टाइप से जो ये ग्रीक नेम है या फिर जो इनके जर्मन नेम है या फिर जो इनकी ओरिजिन से जो नेम आए हैं, हमने उसी बेसिस पे उनको नाम दे रखे हैं। आई होप आप सभी को इतनी सी बात क्लियर होगी। तो किसी भी केमिकल सिंबल को लिखने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में लिखोगे, और अगर दूसरे की जरूरत पड़ रही है तो दूसरा तीसरा जो भी आएगा वो स्मॉल लेटर में आएगा। लेकिन अच्छा ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो ये नॉमेनक्लेचर का काम है ये करती है आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये डिसाइड करती है उन आइटम्स के तरीके पर, जैसे साइंटिस्ट के नाम पे रख सकते हैं, मिनरल्स के नाम पे रख सकते हैं, ये उन्हीं के टाइप के नाम पे रख देती है। आई होप आप सभी को इतनी सी बात क्लियर होगी। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट है, ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो अभी आप जो कर रहे हो इसके नोट जरूर बनाना और थोड़ा सा इस पे ज्यादा ना फोकस करते हो चलना, ठीक है। एटॉमिक नंबर और वैलेंसी, एक एक कॉन्सेप्ट को हम ब्रेक डाउन करते हुए चलेंगे। कीप काम, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस टॉपिक को समझने की। आप समझो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है यही होता है एटॉमिक नंबर। अब मैंने तुमको एक बात बोली थी, फिर वो बात याद करो, मैंने कहा ना वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात बोली थी? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। इसीलिए जो एटॉमिक नंबर में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, क्वेश्चन ये आना चाहिए कि तो फिर एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बोल देते? अगर एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो सिंस जो आपका आरएचएस है वो दोनों केसेस में सेम है, व्हाई वी आर नॉट इक्वेटिंग द एलएचएस? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा जरूर। और इसका आंसर ये है कि भैया एक बात बताओ, मान लो Na का जो, ठीक है, आपको इतना पता होगा कि Na का नंबर जो होता है वो होता है 10, नहीं सॉरी 11 होता है, ठीक है। और आपका Cl का नंबर कितना होता है? 17 होता है, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या हो जाता है ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज होना ही केमिकल रिएक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी वहां पे, समझो इस बात को। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वेरिएबल है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वेरी हो सकता है। इसीलिए अगर मैं एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर मान लूंगा तो मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा, बार बार पागलों की तरह चेंज करता फिरूंगा मैं। इसलिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जब हम वैलेंसी क्रिएट करेंगे ना, तब हम एक चीज समझो, जब हम अभी वैलेंसी क्रिएट कर रहे हैं हम ये मान लेते हैं कि उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन हैं उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इतनी सी बात क्लियर होगी। चलो अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। अब वैलेंसी क्या होती है? देखो एक साइंटिस्ट है नील बोर। अब इसमें आप कुछ साइंटिस्ट का नाम पढ़ोगे तो उसको आपको पता होना चाहिए कि आप किन के बारे में पढ़ रहे हो। नील्स बोर और चार्ल्स बरी। ये लेक्चर लंबा हो सकता है, आई एडमिट, बट इसके जैसा कॉन्सेप्ट आपको इतने कम टाइम में नहीं मिल सकता, आई गारंटी यू दैट। नील्स बोर और चार्ल्स बरी नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1921 में क्या करा था? देखो, नील्स बोर ने 1921 में क्या करी थी? अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे अपनी थ्योरी दी थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे अपनी थ्योरी दी थी। और इसी के कुछ वीक बाद
चार्ल्स बरी ने क्या दी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अपनी थ्योरी दी थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ल्स बरी भाई साहब ने अपनी थ्योरी दी थी। तो इनकी जो कंबाइंड थ्योरी है, क्योंकि दोनों ने एक ही समय पे दी थी, सेम टॉपिक पे दी थी, तो उसको बोर्स बरी थ्योरी कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट को आई थिंक आपको इतनी सी बात क्लियर होगी, तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसको समझो। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब देखो, जो हमारा प्रोटॉन नंबर है, ये जो एटॉमिक नंबर है वो इसी हिसाब से होता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो इसी हिसाब से होता है। हाँ, जो जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कुछ इसी हिसाब से होता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो थोड़ा सा इसी हिसाब से होगा कि किस टाइप से आप इसमें प्रोटॉन को आप कैसे क्वालिफाई कर रहे हो, उसी को हम क्या कह देते हैं, आपका एटॉमिक नंबर कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, ये Z है, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 तक की बात करते हैं, यानी कि इसमें इतने प्रोटॉन है, तो इस हिसाब से कैसे अरेंज है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, रुक जाओ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये थोड़ी सी ना स्क्रीन फ्लक्चुएट हो रही है। हाँ ठीक है, चलो फिर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इतनी बात है, यानी कि इसमें इतने प्रोटॉन है। मान लो अभी कि इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हम आयन की बात नहीं कर रहे हैं, आयन में इलेक्ट्रॉन पूरे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आयन तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या फिर लेते हैं, उससे क्या होता है, चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट होता है, आगे बात करेंगे। ठीक है, इसको समझो, यानी कि इसमें क्या है, इसमें इतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे इतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें क्या है, हमारे इतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, समझो इस बात को, इसमें क्या है, हमारे इतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो, इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जी के बराबर। अब इसको समझो, मैंने ये बात यहाँ पे क्यों बताई। देखो, चार्ल्स जो बरी थे और नील्स बोर थे, उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था कि कुछ स्पेसिफिक शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, ये न्यूक्लियस, ये इनके बाहर की ऑर्बिट्स हैं, और ये इन्हीं टाइप के शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लस चार्ज, और ये इस टाइप की शेल्स में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब पता है, नील्स बोर ने बोला था कि 4 शेल है मेनली, के, एल, एम और एल, इन्हीं में क्या करते हैं, हमारा ई माइनस रिवॉल्व करेगा, और के में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इन शेल्स के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो मैक्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं हमारे 2n² के फॉर्मूले से मिलेंगे। ये सारी 4th चैप्टर की बातें हैं, लेकिन अभी आप समझो, क्योंकि इसके बिना तुम केमिकल फॉर्मूला बना ही नहीं पाओगे। तो ये 2n² के बराबर होते हैं। अच्छा, इसमें n क्या है, n है हमारा रैंक, मैंने नंबर नहीं बोला है, मैंने बोला रैंक ऑफ शेल, यानी कि शेल किस अरेंजमेंट में है। जैसे के सबसे पहले आ रहा है, एल एल उसके बाद आ रहा है, तो के की रैंक क्या हो जाएगी, के के लिए एन क्या हो जाएगा। देखो, के शेल क्या होता है, सबसे पहले आता है, एल शेल उसके बाद आएगा तो सेकंड रैंक, एम शेल उसके बाद आएगा तो थर्ड, और एन शेल उसके बाद आएगा तो फोर्थ। इसी टाइप से के एल एम एन ओ पी क्यू, इस टाइप से ये चल सकते हैं। ठीक है, 5 6 7, मतलब इस टाइप तक ये चल सकते हैं। अब इनका फॉर्मूला क्या है, हम सिर्फ अभी यहीं तक की बात करेंगे। 2n² होता है ना, इनका फॉर्मूला क्या है, इनका फॉर्मूला होता है 2n²। तो अब देखो, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 2 इंटू 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, यानी कि के एलिमेंट के अंदर इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के और के एलिमेंट के अंदर इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे आराम से आ सकते हैं। अब देखो, उन्होंने एक बात बोली थी कि ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो स्टार्ट होगी के से। ठीक है, स्टार्ट किससे होगी, के शेल से, फिर वो एल पे जाएगी, फिर एम पे जाएगी, और फिर एन पे जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
और अब हम नेक्स्ट बात के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इतना आप सभी को क्लियर है तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ठीक है। इतनी सी बात अभी तक आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब समझो इनके रूल्स क्या दिए थे इन्होंने। इन्होंने बोला था कि के शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, के शेल के अंदर, और आप इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करोगे। अब जैसे मान लो जैसे हमारा वो है हीलियम, हीलियम का Z क्या है, 2 है, तो इसमें K, L, M और N शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, K अपने पास रख लेगा कि 2 मुझे चाहिए, तो फिर LMN के लिए कुछ नहीं बचा। अब ऐसे ही हम एक रैंडम एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होती है, नाइट्रोजन की Z क्या है, 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसके पास हो जाएंगे और L के पास, देखो 2 इसके पास मैक्सिमम हो सकते हैं ना, L के पास फिर 5 ही रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से जो मैं ये कर रहा हूं इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कह लो इसे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप इसको कह लो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है भैया, ये थोड़ी सी है ना। अब इसको समझो, इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो नील्स बोर, इन्होंने क्या रूल रखे थे। पहला, फिलिंग ऑफ E माइनस स्टार्ट फ्रॉम के शेल, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक बात बोली थी कि मैक्स इलेक्ट्रॉन इन, अब अभी वाली सुनते हो चलो, इन वैलेंस शेल नॉट बी ग्रेटर देन 8 और टू एक्सीड द कैपेसिटी, जो टू फुलफिल लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते चलना, ठीक है इसको। टू फुलफिल द कैपेसिटी ऑफ पैन अल्टीमेट शेल there must be 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अगर ये 3 रूल क्लियर, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर, हम इसके बाद ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है तो इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। अब नील बोर ने बोला, पहली बात आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो अंदर से स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अंदर से स्टार्ट होगी, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है वैलेंस शेल में, जैसे मान लो ये एक एटम है, ठीक है, ये हम एग्जांपल दे रहे हैं नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन में हमने क्या देखा था कि के और एल में कितनी क्लासेस हो सकते हैं, 2 ही क्लास है, 2 और 5 में, क्योंकि यहाँ पे जेड क्या है, 7 है। तो ये हमारा न्यूक्लियस के क्लास और ये हमारी एल क्लास, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारी के क्लास, ये है एल क्लास। तो नाइट्रोजन में ये बोल रहा है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम के शेल, यानी कि सबसे पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर हमारे एल शेल के अंदर क्या आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ठीक है, अब इस केस में समझो कि ये वैलेंस शेल और ये पेन अल्टीमेट शेल क्या होता है और एंटी पेन अल्टीमेट शेल्स क्या होते हैं। सबसे बाहर का जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल, इसको आप कह लो आउटर मोस्ट शेल, या फिर इसी को हम कहते हैं वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के जस्ट अंदर वाला शेल है हमारा पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है। अब अच्छा, अभी यहाँ पे तो 2 ही हुए, अब ये एंटी पेन अल्टीमेट क्या भला है, अब थोड़ा सा इसको समझो, ठीक है। अभी आपने ये इसका एग्जांपल देखा कि ये पेन अल्टीमेट क्या है, फिर एंटी पेन अल्टीमेट के बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी, क्योंकि ये थोड़ी सी आउटर नॉलेज है तो इसको अगर आप जानोगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। अब समझो इसके आगे क्या बात कर रहा था मैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब देखो, मान लो अब हम किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज हम लेते हैं सोडियम का। सोडियम का जेड है 11, उसका सिंबल क्या है हमारा, वो है एन।
सॉरी, हाँ, Na है, Na है, और इसके अलावा उसका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो K और L और M शेल में कैसे है? देखो, K में कितना आ गए? 2, L की मैक्सिमम कैपेसिटी 8, M में कितने बचे? M के लिए 1 बचा। ठीक है, इसको थोड़ा बना भी लेते हैं फिर अब। मैंने क्या बोला? आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं हम? वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट या फिर आप कह लो वैलेंस शेल। इसके अंदर वाले को क्या बोलोगे? पेनल्टीमेट। और इसके भी जो अंदर शेल है ना, इसके भी जो ये वाला अंदर शेल है जो इस केस में के है, ये क्या है हमारा? एंटी पेन अल्टीमेट शेल है। एंटी पेन अल्टीमेट शेल है ये हमारा। ठीक है, इतनी सी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो उन्होंने बोला कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो हो सकती है वैलेंस शेल की, चाहे वो एम हो, एल हो, या फिर पी क्यू आर एस टी जो भी है, वो है 8 की। 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर 8 हो गए ना उसमें, देखो 8, व्हेन व्हेन वैलेंस शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट, कि उसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। और जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है, तो उसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, हम ऐसा कह देते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट है वो क्या चाहता है कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए। अगर ऑक्टेट पूरा हो गया, अच्छा, ये ऑक्टेट वाली बात हमारी जिन साइंटिस्ट ने करी थी वो भी बहुत ज्यादा और अच्छे रिसर्चर्स रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारी चीजें इस फील्ड में डिस्कवर करी है। मैं चाहता हूँ उनका नाम मुझे आप लिख के दो। लेट सपोज कि किसको पता है हमारे जो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट के बारे में जिन्होंने बात करी है, उनका नाम क्या है? ठीक है, मैं शायद आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, और इसीलिए आप अभी इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। हिंट है, उनका नाम के से स्टार्ट होता है, और उनके नाम में 2 वर्ड है, और वेसल, और चलो मैं लास्ट वाला बताता हूँ, ल्यूइस। अब वेसल की जगह क्या है वहां पे? कुछ इसी टाइप का सिमिलर वर्ड है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, अब जब वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम कह देते हैं ऑक्टेट बन रहा है उसका। तो नील बोर कह रहे हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी पेनल्टीमेट शेल की 8 से ज्यादा नहीं हो सकती। तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब इसको समझने के लिए आप ये समझो कि पोटेशियम पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है? के एल एम और एन। तो इसमें हम लिखते हैं कि 2, 8 और 8 और हमारा 1। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा एम शेल की कैपेसिटी कितने की है पढ़ा? एम शेल की कैपेसिटी तो 18 की है ना, तो यहाँ पे 18 क्यों नहीं आ गए? यही बात उन्होंने थर्ड रूल में क्लियर करी, टू फुलफिल द कैपेसिटी ऑफ पेन अल्टीमेट शेल। पेन अल्टीमेट शेल की जो कैपेसिटी है उसको पूरी करने के लिए वैलेंस शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने हैं? यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से यहाँ जब तक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यहाँ 8 से ज्यादा, यहाँ यहाँ मतलब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। आपको एन शेल को 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब आपको लगेगा यार कितना रटना पड़ रहा है यार इसमें, भयंकर, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। अब इसके पीछे लॉजिक समझो कि ऐसा क्यों हुआ। ये लास्ट है, इसके बाद वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। देखो, पोटेशियम जो है उसका जो जी होता है वो कितना होता है? 19 होता है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा? के, एल, एम और एन शेल में। ठीक है, करो इसको। 2, 8, 8 और 1 होता है। अब लेट सपोज आप कह रहे हो कि नहीं भैया, ये यहाँ पे एम में ना 8 नहीं 9 होने चाहिए। मैक्सिमम कैपेसिटी 18 की है, 9 को तो झेल ही लेगा, आधा होता है उसका। चलो मैंने मान लिया। अभी यहाँ पे इसका ऐसा कुछ सीन बन रहा है। अब इसमें आप एक की कॉन्सेप्ट देखो क्या लगेगा। न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस एनर्जी, इंक्रीजेस एनर्जी। ठीक है, जैसे अब इसको समझने के लिए ये समझो, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो फ्रंट पे बैठेंगे कि हम टीचर की बात सुनेंगे। वो क्या शैतानी कर सकते हैं? टीचर की जस्ट आंखों के सामने होकर वो शैतानी कर सकता है। वहीं अगर जो जस्ट बैक बेंच पे बैठा है, बैक बेंचर जो है, वो तो शैतानी कर सकता है ना। यही समझो, टीचर न्यूक्लियस है, उससे जितना दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती जा रही है तुम्हारी। ठीक है, मतलब शैतानी करने की
एनर्जी बढ़ती जा रही है तुम्हारी। ठीक है, अब इसको समझो की कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे जो शेल न्यूक्लियस से जितना दूर होगा ना, उसकी उसका एनर्जी लेवल ऑलरेडी उतना बूस्टेड है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, बाकी उसको पकड़ के रखा है उसने। जैसे सन है, सन के ग्रेविटेशनल पुल ने क्या करा है, अर्थ को पकड़ के रखा है। सन चले जाएगा, अर्थ फ्री हो जाएगी, अर्थ फ्री हो जाएगी, फिर अर्थ रिवॉल्व नहीं करेगी सन के अराउंड। इसी टाइप से न्यूक्लियस ने भी वो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल्स हैं उनको पकड़ के रखा है। अब देखो, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस एनर्जी बोला है मैंने, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या करेगा, एनर्जी बढ़ा लेगा। लेट सपोज ये के शेल, ये एल शेल, इसके जस्ट बाद हम बना देते हैं आपका एम शेल, और इसके जस्ट बाद हम बना देते हैं आपका एन शेल। यहाँ पे अब देखो एनर्जी लेवल क्या है हमारा, के से ज्यादा है एल में, एल से ज्यादा है एम में, एम से ज्यादा है एन में। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये है अपना न्यूक्लियस, और इसके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास आप कह रहे हो कि मैं 9 कर देता हूं, चलो मैंने कर दिए, ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, 9 इलेक्ट्रॉन कर दिए। अरे थोड़े से ज्यादा हो गए, लगता है मैंने आप लोगों की बात थोड़ी सी ज्यादा सुन ली, ये थोड़े से 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये जो इस वाली पूरी क्लास को दोबारा बना देते हैं, के एल, और हमारे लेट सपोज क्या कहा था हमने कि एम, एम शेल, और इसके बाद कौन सा है हमारा एन शेल। ठीक है, इसके बाद कौन सा है एन शेल। जो इस पूरे डायग्राम को हम थोड़ा सा दोबारा ही बना लेते हैं। अब देखो क्या है, समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो। ये न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल, एम शेल, और ये सबसे बाहर वाला बिगड़ा बच्चा एन शेल। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें आप कह रहे हो 9 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिए मैंने। क्या होगा, आप गेस कर सकते हो क्या होगा यहाँ पे, कुछ आप समझो क्या होगा। मैंने तुमसे बोला कि एन में सबसे ज्यादा एनर्जी है, एन में बिना इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा एनर्जी कह रहा हूं मैं, और एन में तुम कह रहे हो कि एन में क्या कर दे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कर दे। ऐसा करने से पता क्या होगा, अगर एन में मैंने सॉरी एम में अगर मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कर दूंगा 9 में, एम के पास ऑलरेडी एनर्जी है 2 और 8 से, तो एम के पास ऑलरेडी एनर्जी प्लस जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वो उस ऑर्बिटल को तोड़ के एटम को डिसमिस कर सकता है, एटम की स्टेबिलिटी खत्म कर सकता है। इसीलिए, और वो क्या करेगा, एन शेल के ऊपर आ जाएगा, एन शेल के इस टाइप से ये ओवरलैप कर लेगा। इसको समझो, जैसे ये के एल एम एन शेल है ना, के एल एम और एन, अगर मैंने एम में क्या कर दिया 9 ई माइनस दे दिए, फिर क्या होगा कि एम शेल ऊपर आ जाएगा, इससे बहुत ज्यादा दूर चले जाएगा और ज्यादा न्यूक्लियस से, जिससे अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। इसीलिए हमारे जो भाई साहब थे नील बोर, उन्होंने रूल दिया था कि आप उसके जो पेन अल्टीमेट शेल है उसमें उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक तब तक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते जब तक आपके जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना हो। अब इसीलिए जो हमारी स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2883 नहीं होती, 2883 नहीं होती है। क्यों, क्यों नहीं होती, क्योंकि रूल ये कहता है जब 2 इलेक्ट्रॉन है बस, फिर उसके बाद आप उस शेल में ही बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स को। स्कैंडियम का होता है 21, तो क्या हो जाएगी 2892। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर आप इसकी फिलिंग पे आ सकते हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसी को फिल करते रहोगे तो वो उसको पार करते हुए चले जाएगा। आई होप आप सभी को आज के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी एकेडमिक से रिलेटेड डाउट है इस चैप्टर में, आप बिल्कुल फ्री होकर उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल मेक अश्योर कि आपको कोई भी डाउट्स ना हो। और हाँ, आज के वीडियोस में थोड़े से कॉम्प्लेक्स हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन बिलीव मी, अगर आपने आज की वीडियो ढंग से देखी है तो आपको 4th चैप्टर आपको लगेगा बिल्कुल इजी है ये तो।
तो हम 4th चैप्टर को जल्दी कवर कर पाएंगे। और ये वीडियो लेंदी इसलिए थी क्योंकि उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट थे वैलेंसी वगैरह के। बाकी जो एटॉमिक मास और आयंस वाले टॉपिक्स हैं वो थोड़े से इजी हैं, तो उसको हम अंडर आई थिंक 15 टू 20 मिनट्स हम कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कीप स्टडिंग।